नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब। कटारिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कटारिया साहब, दर्शकों की भी जिज्ञासा है, हम भी जानना चाहते हैं, आपने राजनीति का फील्ड क्यों चुना? मैंने नहीं चुना, मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक कार्यकर्ता के नाते एक राष्ट्रीय संगठन में काम करना मैंने 1961 से प्रारंभ किया और लगातार मैं उसी में काम करा था। बाद में विद्यार्थी परिषद का मुझे काम दिया, तो 73 से लेकर 75 तक मैंने विद्यार्थी परिषद का काम किया। इमरजेंसी लगने के बाद जेल में चले गए और जब जेल से निकले तब संघ ने ये सोचा कि इसको राजनीति में भेजना चाहिए। तो मुझे पहली बार 77 में एक नए आदमी को उस समय राजनीति में संघ की योजना से मुझे राजनीति में भेजा गया और तब से मैं काम कर रहा हूँ। जी, संघ में आप संघ से जुड़े रहे शुरू से, क्या किससे प्रेरणा मिली कि संघ में आपको काम करना है? संघ का प्रेरणा का जो आधार था, संघ में काम करने वाले लोगों का जो जीवन थी, जो सादगी थी, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम था, जो अपनी सारी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद भी इस राष्ट्रीय कार्य के लिए अपना घर बार छोड़कर संघ का प्रचारक बनकर गांव-गांव घूम करके लोगों में राष्ट्रभक्ति जगाने का जो प्रयत्न वो लोग करते थे, उससे बचपन में ये लगता था कि वास्तव में ये लोग विशेष प्रकार के समर्पण भाव वाले लोग हैं। उनको देखकर, उनकी सादगी देखकर, उनका समर्पण देख करके लगा कि इस राष्ट्रीय कार्य में हमको भी जुटना चाहिए। कटारिया साहब, यहाँ एक जानना चाहूँगा मैं एक बात आपसे। आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है, इमरजेंसी से पहले से आप राजनीति में एक तरह से, क्योंकि वहाँ की सब आधारभूत जो स्थितियाँ हैं सब देख चुके हैं। आज की जो परिस्थितियाँ, यहाँ तक का आपने जो सफ़र तय किया है, क्या बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं ऐसे लगता था कि उसमें राजनेता और राजनीतिक पार्टियों का अपना कुछ देश के प्रति, पार्टी के प्रति एक समर्पण भाव था, नेता के प्रति एक सम्मान था। नेता जो काम करता था वो राष्ट्र के लिए, समाज का ध्यान रख के करता था। अब कभी छोटी मोटी भूल भी करता था तो इतनी सामान्य कि जिसको भी उसके करते समय डर लगता था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछले 90 के दशक के बाद राजनीति में जिस प्रकार की गिरावट आ रही है, जिस प्रकार का व्यक्ति अपने आप को सुसज्जित करने के लिए पैसे का जिस प्रकार से एकत्र करने का उसका एक भूख जगी है, और एक लगा है कि मैं और मेरे मिलने वाले लोग ही विभिन्न पदों पर आए, तो हमने जो है राजनीति को नीचे गिराने का काम 90 के बाद ये मुझे जो अनुभव हुआ वो शुरू हुआ। और मैं सोचता हूँ कि अब समर्पण नहीं है, अब ये एक व्यवसाय बन गया है, एक परिवार को पालने का साधन बन गया है। ये अब राष्ट्र सेवा का आधार नहीं रहा है। लगता है कि व्यक्ति अपनी सेवा में और अपने लोगों की सेवा में ज़्यादा तल्लीन हो गया। तो ये स्थिति केवल कांग्रेस में नहीं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी अब ये कम या ज़्यादा दिखाई देने लगी है। उसका मन में दुख जरूर होता है। कटारिया साहब, यहाँ एक बात जानना चाहूँगा कि आपने बताई, ये तो अब राष्ट्रवाद से हट करके आदमी व्यक्तिवाद पे आ गया है, इस वजह से राजनीति में पतन की ओर है। आपने सत्ता भी देखी है, ये तो आपने बात बताई एक विचारधारा की। दूसरी बात हम बात करें, आपने सत्ता में आप भी रहे हैं, वर्तमान सत्ता भी है, पहले भी सरकारें आई हैं, इनमें भी किस तरह का अंतर देख रहे हैं आप? देखो, जितना गिरावट कांग्रेस पार्टी का इन वर्षों में हुआ है, उस तुलना में तो हमारी पार्टी नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, जो कभी मैं कहा करता था। मैं हमेशा अपने भाषण में अटल जी का, आडवाणी जी का, भैरव सिंह जी का, भंडारी जी का उदाहरण देख कहता था, किसी की माँ ने दूध पिलाया तो एक पाई का इल्ज़ाम लगा के बताओ। आज हमें वो बोलते समय अपना स्वयं का मन ही हमको कचोटता है कि बोलते हैं, जो बोलेंगे तो कोई हमको टोक तो नहीं देगा। तो निश्चित रूप से जो गिरावट है वो दिखने लगी है, और उसके कारण से मन को कभी कभी लगता है कि इस राजनीति को अब छोड़कर कोई और समाज सेवा का काम को अपना लेना चाहिए, क्योंकि अब इसमें सुधार करना शायद हो सकता है, मुमकिन नहीं लगता है। लेकिन आप ये बताएं कि अगर मान लो सब राजनीति में निश्चित रूप से जैसे एक पहल की जा रही है कि अच्छे लोगों की ज़रूरत है तभी सुधार होगा, तो किसी को पहल करनी चाहिए कि क्योंकि स्वच्छ वातावरण देश के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, ये जो परिवर्तन जो आएगा ना, ये राजनीति की गिरावट में केवल राजनीतिक पार्टियों को ही मैं दोषी नहीं मानता हूँ। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जो जनता हम लोगों को बनाती है, उसके मन में भी अपने को वोट देते समय न तो उसको देश के बारे में चिंता रहती है, न पार्टी और उस आदमी के करैक्टर के बारे में, उसके विवाह के बारे में रहते हैं।
वो भी किसी न किसी का, मैं इसका जाति का हूँ इसलिए वोट दूंगा, मैं ये मित्र है इसलिए वोट दूंगा, ये मेरे गांव का पड़ोसी है इसलिए वोट दूंगा। तो उसके कारण से सच में इस देश के लोकतंत्र में मत किसे देना चाहिए, ये शिक्षण 65 वर्ष में किसी ने करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए जनता में वो जो उठाव आना चाहिए वो नहीं आया। जनता इसकी भूखी तो है, आज भी इस देश में अच्छाई के प्रति लोगों की श्रद्धा है, लोग आज भी उसे चाहते हैं। और इसी कारण से जो है ना, आपने देखा होगा अन्ना की एक छोटी सी बात पर सारा देश खड़ा हुआ। इसका मतलब ये तो है कि इस देश में बीज के रूप में आज भी अच्छाई, ईमानदारी, सादगी, समर्पण ये आज भी जिंदा है। ये ज़रूर है कि उसको खाद बीज देने वाले लोग जितने चाहिए उतनी परिमाण में नहीं रहने के कारण से वो कमज़ोर पड़ा है। कटारिया साहब, यहाँ एक मेरा सवाल है आपसे। आपने बताया अन्ना की जो चर्चा की उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। जेपी के बाद में, जेपी के आंदोलन से आप लोग भी जुड़े रहे हैं उस वक्त, उसके बाद में अगर किसी के एक आवाज़ पे अगर कहीं देश में जागरूकता आई तो अन्ना की वजह से। गत वर्ष की हम बात करें तो वहाँ से जंतर मंतर पे जब उन्होंने ऐलान किया, अन्ना ने पार्टी का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि विकल्प के रूप में अब एक स्वच्छ राजनीति की ज़रूरत है, तो हम विकल्प के रूप में आएंगे और देश में जाएंगे। अगर अन्ना पार्टी बनाते हैं तो आपका क्या मानना है? मैं सोचता हूँ अन्ना के जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी राजनीतिक पार्टी बना करके और अच्छे लोगों को ढूंढ करके और ऐसी राजनीतिक पार्टी को खड़ी कर देना। अन्ना शायद किसी भ्रम में होगा। जो काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय और उनकी टीमों ने जिस समर्पण भाव से इस देश में राजनीतिक पार्टियों को, कार्यकर्ताओं को गढ़ने का प्रयास किया और हजारों लाखों कार्यकर्ता बनाए, और उसका परिणाम भी पिछली कई गवर्नमेंट में जो भी जनसंघ के या बीजेपी के लोग इन पदों पर आए, उन्होंने अपने चरित्र से इस बात को प्रमाणित किया। लेकिन धीरे धीरे उसमें भी गिरावट आई। तो मैं सोचता हूँ अन्ना जी के पास तो आज की तारीख में गिने चुने लोग भी नहीं हैं जो इस आधार पर किसी राजनीतिक पार्टी को खड़ी कर दें। न उनके पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि वो अच्छे लोग ढूंढेंगे कहाँ से, है तो इसी समाज में से ढूंढेंगे। और राजनीति में जो आने वाले लोग हैं वो पता नहीं किस किस गलियारे से आकर के इस पर बैठ जाते हैं। उस समय किसी थर्मामीटर से नहीं नापा जा सकता है कि ये कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा। जब जिनके पास अभी व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति निर्माण का कोई आधार ही नहीं है, तो वो व्यक्ति राजनीतिक पार्टी के आधार पर इस देश की इस समय की जो परिस्थितियां, उसकी चुनौती का मुकाबला करेंगे, बिल्कुल असंभव है। मेरे हिसाब से आने वाले चुनाव के पहले पहले ये स्वयं टूट के बिखर जाएंगे इनके पास, क्योंकि हर आदमी चाहता है राज का मजा लेना, कौन नहीं चाहता है। अच्छी से अच्छी पार्टियों में भी लोग घुसने का जब प्रयास करते हैं तो तुम्हारे यहाँ तो बिल्कुल एकदम नई जाजम बिछ रही है, कौन आकर के बैठ जाएगा इसका कोई अंदाज भी नहीं लगेगा। तो ये भ्रम है। मैंने सोचा है उन्होंने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। अगर जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया तो स्वयं ने गद्दी का इच्छा नहीं रखी, और उसके कारण से उन्होंने उस आंदोलन को अंदर एक प्रेरणा देने की ताकत बनी रही। जब प्रेरणा का कोई जो है आपका पावर हाउस ही खत्म हो रहा है और वो स्वयं राज में जाकर के सुधार करने का प्रयास करेंगे, तो मैं सोचता हूँ मुझे तो असफल होगा, निश्चित लगता है। कटारिया साहब, भ्रष्टाचार देश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे कैसे निजात मिल पाएगी? देखो, भ्रष्टाचार का कारण ही जो है मुख्य रूप से, एक तो हमारा जो चुनावी जो तरीका है इसमें हमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जिस प्रकार से इतना अधिक धन खर्च करके चुनाव लोग जीतने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से जिनसे वो पैसा लाते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जो लोग इनको पैसा देते हैं वो कोई अच्छे साधनों से इकट्ठा किया हुआ पैसा तो नहीं देते हैं, वो कहीं न कहीं सरकार से लाभ उठा करके सरकार को ही चुना लगा करके और फिर राजनेताओं को पैसा देते हैं और फिर अपना प्रभुत्व कायम करके राजनेता को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में इस भ्रष्टाचार के अगर इस दानव से लड़ना होगा तो जनता को ही इस बारे में अपना विचार, एक बार गलती हो सकती है किसी को एमएलए एमपी बना देना, लेकिन उसके 5 साल के कार्यकाल का ठीक प्रकार से विश्लेषण किए बिना दोबारा उसे बना देना, ये निश्चित रूप से सबसे बड़ी भूल है। पहली बार कोई अनजान आदमी भी गलत आ सकता है, लेकिन उसको बार बार चुन करके और ऊंचे से ऊंचे पदों पर ले जाकर फिर उसको जिस प्रकार की गिरावट दिखती है, इसका इंतज़ाम तो कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों को भी अपने सिलेक्शन करने में भी इसको बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। चुनाव हारे या जीते, लेकिन अच्छे लोगों को लेकर, अच्छे विचारों को लेकर अगर अपन टिकट का वितरण करेंगे तो मैं सोचता हूँ सुधार आएगा। लेकिन केवल जीतने के लिए कौन सी जाति का समीकरण बैठता है, कौन सा वोट का समीकरण बैठ रहा है, कौन के पास पैसा है, किसके पास साधन है, जब ये मापदंड किसी को टिकट देने के बनेंगे तो उसका परिणाम यही आने वाला है। और जनता भी जब
पैसा और दारू और इसके आधार पर जनता का लोकतंत्र का चुनाव करेंगे और चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से फिर इसमें से बुराइयां ही पैदा होगी और हमारे देश में दुर्भाग्य से इतने वर्षों के चुनाव में ये निरंतर गिरावट आती गई और उसका परिणाम आज देश भ्रष्टाचार के रूप में भुगत रहा है। कटारिया साहब, यहाँ एक मेरा सवाल और है। ये बात अक्सर कही जाती है कि अच्छे लोगों को चुना जाए। आप तो खुद भी टिकट बांटने वाला जो एक कमेटी होती है पार्टी की, उसमें भी रहे हुए हैं। कई बार स्थितियाँ बनती हैं कि अपन बात करें चाहे नीचे के स्तर से और सांसद के चुनाव तक की। जो अच्छे विचार हैं, आपके भी हैं, और भी लोग इस तरह की बात कहते हैं, उनके विचारों को कितना तवज्जो मिल पाता है जब सिलेक्शन का समय होता है? देखो, क्या है कि सामान्यतः सिलेक्शन में पहले विचारधारा और व्यक्ति की प्राथमिकता रहती थी, लेकिन जब से ये राज का शौक पैदा हुआ है कि हमें तो कैसे भी करके सरकार बनानी है, जब हमारा ध्येय सरकार बनाने का हो गया तो हमारे सारे गुण माइनस हो गए। पहले हम सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते थे, हम अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ते थे, तो हम अच्छा सिलेक्शन करते थे, अच्छे लोगों को लाते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये कि अब सबका सोचना ये है कि राज होगा तो सब कुछ होगा, विचारधारा गौण हो गई और राज प्रमुख हो गया, तो उसके कारण से ये सारी बुराई आना स्वाभाविक है। राज हमारा आए या ना आए, लेकिन हम अच्छे लोगों को चुनाव में उतार करके चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे तो अगली बार फिर लड़ेंगे। इस विचार की जो कमजोरी आई उसके कारण से बुराइयाँ और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और राजनीति पर पैसे वालों ने, बदमाशों ने आकर के एक तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आज की तो जो जिसके पास मसल पावर है, जिसके पास मनी पावर है, वो राजनीति में आज प्रमुख बन गया। और अपन तो देखते हैं कई लोग जेल में रह करके भी चुनाव जीत जाते हैं और देश की जनता वोट दे करके जिता देती है। जिस देश की गिरावट मतदाता के मन की भी इतनी हुई हो, उस देश को उठाने के लिए तो कोई न कोई इसी प्रकार का समर्पित जीवन वाला व्यक्तित्व जब निखर करके बाहर आएगा तो निश्चित रूप से जनता उसका साथ देगी। जनता में कमी नहीं है, उसको लीड करने वाले लोग जिस प्रकार के चाहिए उन लोगों की कमी लगती। सर, एक अक्सर बात आती है कि ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सत्ता पर हावी हो जाते हैं। निश्चित सही है। कारण क्या था कि पहले जब देश आज़ाद होते ही जो राजनीति में लोग आए थे वो बहुत ब्रिलियंट लोग थे। कई लोग बैरिस्टर थे, कई लोग बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग थे और इसके कारण से उनको विषय की पकड़ होती थी। धीरे धीरे विषय की पकड़ वाले लोग बहुत कम रह गए और इसके कारण से ब्यूरोक्रेट जो है ना, जिस ढंग से भी उस विषय को घुमाते हैं और पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ने की और पढ़ाने की क्षमता तो अब राजनेताओं में निरंतर घटी है। और जब घटी और आप फाइल को ही नहीं पढ़ सकते और फाइल को ही नहीं समझ सकते हो तो फिर वो आप जैसा समझाएगा वैसे ही आपको निर्णय करना पड़ेगा। तो दुर्भाग्य हमारा ये हुआ कि देश की आज़ादी के समय जिस प्रकार की जॉइंट पर्सनालिटी इस देश की राजनीति में आकर के काम करती थी तो उनका आईक्यू और उनकी पकड़ थी। अब वो उसमें धीरे धीरे जैसे गिरावट आती जा रही है और हमको जातियों के आधार पर किसी न किसी का वो मंत्रिमंडल में होना आवश्यक है, क्योंकि उसकी जाति के वोट का सवाल है, इसलिए उसमें योग्यता है या नहीं है। उसको ऐसे ही बिठा देते हैं जो 4 लाइन भी नहीं पढ़ सकता और चाइल्ड लाइन फाइल की नहीं समझ सकता है। लेकिन गोलमा देवी भी जहाँ की मंत्री बन सकती है या राबड़ी देवी जहाँ मुख्यमंत्री बन सकती है, जिस देश का स्तर ये हो गया हो उस देश में ये राजनीतिक जो ब्यूरोक्रेसी का जो आधिपत्य जमता जा रहा है उसका एकमात्र कारण ये है कि वो कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं, आईक्यू वाले लोग हैं, अच्छी सर्विस से आए हैं, अच्छे सिलेक्शन से आए हैं, तो उनका अपना कैलिबर है। उसकी तुलना में हमारा कैलिबर कमज़ोर हो रहा है। पहले कभी जब मैं विधानसभा में आया तो लगभग 85 जो हैं हम वकील लोग थे। मैं 77 में जब आया, आज की तारीख में घटते घटते उनकी संख्या घट गई है। सच में आज की तारीख में जब कभी भी कोई कानून के लिए कोई बिल आता है या वो पास होता है तो मेरी मुश्किल से 10% लोग भी उसकी पेचीदगी को नहीं समझते, उसका अर्थ नहीं समझते कि इसमें इस कोमा का अर्थ क्या होगा और इसमें और लगाया तो इसका अर्थ क्या होगा। तो जो आईक्यू की जो कमी आई है उसके कारण से ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये निरंतर हावी होते जा रहे हैं। अगर अच्छे आईक्यू के लोग और अच्छे पढ़े लिखे लोग राजनीति में अगर इसी प्रकार से आए तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है। एक मुलाकात में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब। कटारिया साहब, अपन बात कर रहे थे विचारधारा और वर्तमान जो स्थिति है उनको लेकर के। या मैं जानना चाहूँगा कि राजस्थान की अगर हम बात करें आपकी पार्टी,
तो अभी चुनाव का लगभग 1 साल बचा है, 1.25 साल लगा लीजिए, समय ज़्यादा लंबा नहीं है। अभी पार्टी क्या स्थिति है? तो पार्टी का जो पिछले साल का जो कार्यकाल रहा वसुंधरा जी का, उसने कॉमन आदमी को पार्टी के साथ जोड़ा है। उनके विकास, उनकी योजना, उनके काम और नीचे के स्तर तक लोगों ने इस बात को महसूस किया कि वास्तव में प्रशासनिक ढांचा कैसे पकड़ में रहता है और सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कैसे काम करता है। तो उसका तो आज भी जनता में, जो सामान्यतः बहुत अधिक कोई विश्लेषण नहीं करता है, बहुत जने हैं जो कॉमन गांव का आदमी है, जो अनपढ़ है, वो तो आदमी उस सरकार के गांव, इस सरकार में पैसा सब कुछ होते हुए भी प्रशासनिक ढांचा इतना चरमरा गया है कि सरकार की कोई बात नीचे पटवारी से लेकर के कोई भी अधिकारी तक मानेगा नहीं मानेगा, इसकी जो संशय पैदा हो गया और किसी भी प्रकार का फील्ड में काम नहीं इसके कारण से थे। मैं सोचता हूं कि बीजेपी के और कई प्लस पॉइंट है पिछले सालों के कामकाज, केवल सामंजस्य की जो थोड़ी बहुत कमी है, ये सामंजस्य की कमी अगर निकल जाए और सब एकजुट होकर के अगर काम करें तो निश्चित रूप से आने वाली सरकार बनेगी। ये मैं नहीं कहता हूँ, गांव का साधारण आदमी कहता है, बस में चलने वाला आदमी कहता है, ट्रेन में सफ़र करने वाला, कहीं थड़ी पे खड़े होंगे तो कहेगा, किसी होटल पे खड़े होंगे तो कहेंगे। अगर कोई कमी है तो केवल आपसी सामंजस्य और एक दूसरे को नज़दीक और एक दूसरे का मान और सम्मान रखते हुए पार्टी अगर आगे बढ़ेगी तो राजस्थान में आने वाली सरकार निश्चित रूप से बनेगी। किसके कोई प्रयास किए जा रहे हैं? निश्चित रूप से प्रयास करें। मैं सोचता हूँ कि कल जो अरुण जेटली आ रहे हैं वो भी शायद व्यक्तिगत इन्हीं बातों को सुनने के लिए कि आखिर सब कुछ होते हुए भी कमी क्या है जिसके कारण से राजस्थान में एक होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो पिछली बार जैसे सरकार आपकी थी, अच्छी योजनाएं थी, सरकार से आप लोगों को बाहर होना पड़ा, वजह क्या मानते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, ये जो एक आपसी सामंजस्य का जो दौर दिखना चाहिए वो उसमें से कुछ कमी थी। कुछ सीनियर लोग थे जो बिल्कुल एकांत जा कर के बैठ गए, जो पार्टी में वर्षों तक काम किया, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक तरह से अलूप माना, अलूप पाया गया, उनकी महत्ता को जैसे हमने स्वीकार नहीं किया, उनका उपयोग नहीं किया। तो उसके कारण से जनमानस में एक जो बिल्कुल विचारधारा से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता था उसके मन में थोड़ी सी एक निराशा जो थी उसका कारण रहा। तो अगर ये जो गतिरोध है दूर नहीं हुआ तो आपको लगता है कि इसका नुकसान गतिरोध तो दूर होना ही है। अगर इस गतिरोध को दूर नहीं करेंगे और देश हमारे सामने जिस हालात में खड़ा है, अगर हम अपने व्यक्तिगत अहंकार के लिए देश से भी अपने आप को बड़ा समझेंगे तो मैं सोचता हूं कि हम जिस संगठन को हमने पिछले 60 साल से सींचा है, हम उसके कार्यकर्ता ही नहीं हैं। मुझे तो आवश्यकता लगती है कि हम अपने व्यक्तिगत अहंकार को भी अगर कहीं छोड़ना पड़े तो निश्चित रूप से छोड़ करके हम इस आज की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें निश्चित रूप से समर्पित भाव से, चाहे मेरा व्यक्तिगत कितना ही नुकसान हो मैं उसे बर्दाश्त करूंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो भी स्वीकार करूंगा, लेकिन आज की परिस्थिति में इस कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार देश का सर्वनाश हो रहा है, इसके बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए हमको निश्चित रूप से आगे आना ही होगा और निश्चित रूप से इसके प्रयास होंगे। कटारिया साहब, राज्य सरकार ने इसी वीक से शुरू किया है सुनवाई का अधिकार, आप क्या मानते हैं इससे? देखो, सुनवाई का अधिकार देने मात्र से, कानून बना देने मात्र से उसका इफेक्ट नहीं जाता है। जैसे शिक्षा का अधिकार अपन ने दे दिया, साल भर से ज़्यादा हो गया, उसका परिणाम आप और हम सब पेट नीचे गांव के स्कूल तक देख रहे हैं। जब टीचर ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो अधिकार देने से क्या होगा? उस अधिकार की पूर्ति के लिए जिस प्रकार की आवश्यकताएं होती है वो भी होना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि जनप्रतिनिधि और लोकतंत्र में भी अगर पहले सुनने का अधिकार नहीं था, कानूनी जामा नहीं था, सुनने का अधिकार तो पहले ही था। कलेक्टर भी पहले ही सुनते थे, हम जनप्रतिनिधि भी सुनते थे, कोई भी हमारे सामने आता तो हाँ रिकॉर्ड रख करके अब सुनेंगे कि हमने 136 प्रकरण आए थे, 118 निपटाएं और उसका एक टेबुलेशन जरूर हो जाएगा। मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सुनवाई का अधिकार भी तब कारगर होता है जब सुनने वाले के मन में कुछ दया, कुछ करने का भाव हो और कुछ सच्चाई के आधार पर निर्णय करके मंशा हो। बाकी सुन भी गया लेकिन उसका दिल और दिमाग उसके प्रति न्याय करने का नहीं है तो वो सुनने से भी क्या लाभ होगा। चर्चा है कि पार्टी में आपको नई जिम्मेदारी दी जा रही है। नहीं, मुझे तो पार्टी कोई जिम्मेदारी ना दे रहे। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता रहा हूँ शुरू से लेकर आज तक, और आज भी अपनी विचारधारा के लिए ही काम करता हूँ और इस कारण से बिना जिम्मेदारी दिए भी वो सब करूँगा जो पार्टी के लिए हित में होगा। और जिम्मेदारी जो मुझे आज दिन तक काम दिया है मैंने उसको बखूबी पूरा करने का प्रयास किया है। मैंने कभी भी नुस्ख नहीं निकाले। मेरा केवल मन का थोड़ा सा पीड़ा तो यही है कि जिस पार्टी और जिस पार्टी को खड़ा करने वाले लोगों ने जिस प्रकार का जीवन समर्पित करके इस पार्टी को, जिस विचारधारा को खड़ा किया, जब उससे आजू बाजू जाते हैं
और उसमें कुछ कमियां दिखती है तो मन को पीड़ा होती है। कटारिया साहब, आप राज्य के गृह मंत्री रहे हैं, सिस्टम को बहुत नज़दीक से देखा है। पुलिस का आप देखे होंगे, आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं। पहले एक सिपाही भी जाता था तो पूरे गांव में चर्चा होती थी कि सिपाही क्यों आए हैं। आज वहाँ से एसपी निकल जाए, पूरी फोर्स निकल के चले जाए तो बस जो सड़क पे चल रहे हैं वो लोग देखें, लेकिन एक जो खौफ होना चाहिए पुलिस का, एक जो डर होना चाहिए अपराधियों में, वो बेखौफ हो रहे हैं। और पुलिस के साथ आए दिन जो हादसे हो रहे हैं आप देख रहे हैं सामने, इसकी वजह क्या मानते हैं? तो निश्चित रूप से क्या है कि जब पुलिस का जो मॉरल है वो गिरेगा, उसके अंदर जब अपने आप में असुरक्षा की भावना आएगी, उसको लगेगा कि मेरी अच्छी बात को भी कोई अच्छी बात कहने को तैयार नहीं होगा, तो उसे गिरावट आएगी। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यही लोग मेंटेन करेंगे, चाहे मैं आया, चाहे अगली बार और कोई तीसरा आ जाएगा। गृह मंत्री बदल सकता है, लेकिन आईजी और एसपी तो 30 साल तक नौकरी करेंगे। उनको अच्छे व्यक्तियों को अच्छी जगह अगर अपन लगाएं और फेयर निर्णय करने में राजनीतिक दखलंदाजी के ऊपर अगर काबू प्राप्त करें, न्याय में कभी किसी पार्टी के आधार पर न्याय को नहीं देखें, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, ये देखने का नज़रिया अगर कोई देगा तो राज में रहने वाले व्यक्ति देंगे। और अच्छी टीम बना करके अपनी इसी टीम्स को अच्छी जगह पोस्टिंग करके अगर काम करेंगे तो उठेगा। दुर्भाग्य हमारा ये हुआ कि राजस्थान में 56 जो है ना हमारे पुलिस के कांस्टेबल से लेकर के अधिकारियों तक को अपराधियों ने मार दिया, जो आज हिंदुस्तान का रिकॉर्ड नंबर 1 बन गया। तो जब पुलिस ही स्वयं पिट रही है, मर रही है, और उसके बाद भी अपराधियों पर किसी प्रकार का भी कोई सख्ती का काम नहीं हो पा रहा है, तो पुलिस का मनोबल टूटेगा। और जब पुलिस का मनोबल टूटेगा तो ये सोचेगा कि मुझे भी अपने बच्चे पालने, मैं ज़बरदस्ती इस बवाल में क्यों पड़ूं, जैसा समय निकल जाए वैसा निकालूं। तो मुझे लगता है कि इस राज के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर किसी की प्रायोरिटी नहीं रही, और न तो मुख्यमंत्री ने इसकी चिंता की, न शांति धारीवाल जी ने की। शांति धारीवाल ने चिंता की तो उनका स्वायत्त शासन में कहाँ रोड बनेगी, कहाँ ब्रिज बनेगा, कहाँ टनल बनेगी। उनका ये नहीं कि आज राजस्थान में कौन कौन से संगीन अपराध हुए, अपनी टीम के साथ बैठते कि भाई ये संगीन अपराध हुए तो क्यों हुए, इसका हल निकाला जाए तो क्या है, इसके लिए क्या कानून में बदल करने की आवश्यकता है या कहीं लोगों को लगाने में है। और जब निर्णय जो है अगर फेयर करना शुरू कर दे तो यही पुलिस जो है ना दमदार पुलिस है राजस्थान की। ऐसी कोई बात नहीं कि राजस्थान की पुलिस कोई गई बीती है। मैंने तो 5 साल तक, मैं जीवन में एक बार असफल हुआ वो गुजर आंदोलन में, जिसकी पीड़ा मेरे मन में आज भी है। अन्यथा मेरी पुलिस, चाहे मैं आज इस पद पे हूँ या नहीं हूँ, कांस्टेबल से लेकर के ऊपर से ऊपर अधिकारी ये बात कह सकता है कि पुलिस को जितना मॉरल उठाने का काम और जितनी उसकी सुविधाओं का ध्यान दिया और जितना उसको हमें प्रमोशन और जितना उनको बेनिफिट दे सकता था वो मैंने देने का प्रयास किया, और उसके कारण से उनमें भी काम करने की कैपेसिटी निश्चित रूप से बढ़ी। तो मैं सोचता हूँ काम लेने वाले व्यक्तियों को ही अपने काम लेने के तरीके में कुछ तो भी बदलाव करना होगा, जिससे इसका मॉरल उठे और अच्छे लोगों को अच्छे स्थान पे लगाएं। राजनीतिक आधार पर पोस्टिंग और इधर उधर लगाने का जो धंधा इस राज्य में होने लग गया है उसको ख़त्म करें। कटारिया साहब, मुझे ध्यान है कि आपने प्रमोशन के साथ साथ लोगों को घर भेजने का भी काम किया था। एक लिस्ट बनाई थी आपने, कितने लोगों की, डिप्टी एसपी तक को भी आपने वापस भेजा था। कटारिया साहब, एक सवाल है कि राज्य में अक्सर चर्चा होती है, कई संगठन अपने प्रयास भी करते हैं, क्या तीसरे मोर्चे को संभावना लगती है आपको? मुझे राजस्थान में लगती नहीं। मेरा जो पिछला 35 साल का अनुभव है, राजस्थान में तीसरा मोर्चा कारगर होता नहीं है। इससे कभी कभी निर्दलियों को कुछ फ़ायदा मिल जाए वो बात है। तीसरा मोर्चा यहाँ बनाने का जब भी जिसने भी प्रयास किया वो एक बबुले की तरह से बाहर निकला और फिर उसको में ख़त्म हो गया। तो मुझे कोई संभावना लगती नहीं, और इस कारण से निश्चित रूप से अब तक राजस्थान में हम तीसरे फ्रंट के रूप में ही थे, जनसंघ के रूप में थे, क्योंकि हमसे स्वतंत्र पार्टी आगे थी, लेकिन हम तीसरा मोर्चा नहीं था, हम एक विचारधारा की पार्टी थी। अब दुर्भाग्य ये कि जो मोर्चा बनेगा वो तो राज प्राप्त करने का एक मोर्चा बनेगा, तो जो राज प्राप्त करने की सोच करके राजनीति में आगे बढ़ता है, जनता उसे लंबे समय तक स्वीकार नहीं करती। कटारिया साहब, मैं कई बार देखता हूँ विधानसभा जब हवा महल में हुआ करती थी तब से मैं देख रहा हूँ, असेंबली में कई बार आप गुस्सा आता है, कई बार भावुक भी हो जाते हैं, क्या वजह है? उसके कारण ये है कि मेरी अंतर मन में कई तरह की पीड़ाएं उठती हैं, और विशेष करके जो गरीब आदमी है, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, उसके बारे में विचार करने का तौर तरीका ठीक नहीं है। हमारी जो नीतियाँ और नियम बनते हैं वो उनको देख के नहीं बनते हैं, कुछ विशेष प्रकार के लोगों को देख के बनते हैं। जैसे
आज भी 65 साल के बाद भी किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिलता है। आज भी हमारे यहाँ पानी की बोतल 15 रुपये में रेलवे स्टेशन पे मिलती है और किसान की गाय का दूध आज भी 18 रुपये और 20 रुपये किलो में जाता है। इन नीतियों को कौन बदलेगा? ये काम सरकार का है। पानी की बोतल का 15 रुपये की कीमत तय कैसे हो गई? किसने तय कर दी? क्यों हो गई? ये कंट्रोल करना भी तो उसी का है। और जो मेहनत करके कमा रहा है, जब आलू पैदा करता है तो 4 रुपये किलो में बिकता है, वही आलू ठंडे घर में चला जाता है तो 18 रुपये किलो हो जाता है। ये निर्णय करना किसको है? ये जो किसान को उसकी कीमत जब तक नहीं दोगे तब तक आप उसकी गरीबी कैसे दूर करोगे? जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो सबसे ख़राब खाता है। और हम जो नीतियाँ बनाते हैं, हमने बना दी, इतने प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ बना दी, अब उसे गरीब का बच्चा पढ़ सकेगा क्या? अब 60 लाख में डॉक्टर बनता है, या 60 लाख दे सकेगा कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए? उसके मन में कितनी पीड़ा होगी कि उसका पड़ोसी का बच्चा, मैं ना, हमारी मेरिट में तो उतना ही है जितना मेरा लड़का है, लेकिन मेरा लड़का मेडिकल में इसलिए नहीं जा सका कि मैं 60 लाख रुपए जमा नहीं करा सकता हूँ, और वो मेरा पड़ोसी का बच्चा क्योंकि 60 लाख जमा कराता है। ये जो संघर्ष पैदा होगा ये इस देश को एक विकट परिस्थिति में ले जाएगा। आज लग नहीं रहा लोगों को, लेकिन ये जो हमने शिक्षा का जो व्यवसायीकरण किया है, ये गरीब आदमी के विकास के लिए नहीं किया, हमने पैसे वालों को और पैसे वाला बनाने का एक रास्ता खोल दिया है, जो देश के लिए बहुत भारी पड़ेगा। कटारिया साहब, 2 छोटे-छोटे से सवाल है मेरा। एक सवाल ये है, देश में आपकी पार्टी में प्रधानमंत्री को लेकर के काफ़ी कई बार चर्चा का विषय होता है। नरेंद्र मोदी को लेकर के भी चर्चा है। अगर उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाता है तो आपका क्या मानो, व्यक्तिगत राय क्या है? मैं सोचता हूँ कि हमने कभी व्यक्ति पूजा की नहीं, और व्यक्ति पूजा कभी दिमाग में रहती नहीं है। हम तो यह है कि विचारधारा के आधार पर काम करने वाले लोगों को जो भी बहुमत में आ जाएगा उसको योग्य से योग्य व्यक्ति को बना देंगे। ये जो घोषित करके प्रधानमंत्री बनाने की जो परिपाटी बनी, इसको मैं ठीक नहीं मानता हूँ। मैं सोचता हूँ जिस पार्टी का बहुमत आता है उस पार्टी को भी तो अधिकार होना चाहिए कि उसका अच्छा से अच्छा वर्कर कौन है जिसको इस काम को सुपुर्द किया जाए। पहले से ही व्यक्ति को आधारित बनाएंगे तो व्यक्ति फिर अपने अनुसार सारा संगठन का ढांचा खड़ा करेगा, जो देश के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं रहेगा। विचारधारा के लिए अगर अपने को लोकतंत्र चलाना है तो विचारधारा को ही, जो पार्टी मेहनत करती है, हजारों कार्यकर्ता मेहनत करता है, एक आदमी मेहनत थोड़ी करता है, तो उसका निर्णय एक आदमी को कैसे दे दिया जाए कि वो चाहेगा जैसे करेगा। मैं इस पक्ष का आदमी नहीं हूँ। मैं यहाँ के लाखों कार्यकर्ता जिस पार्टी को जिताते हैं, उस पार्टी के संगठन को चलाने वाले जो समर्पित कार्यकर्ता ऊपर बैठे हैं, जो राजनीति में सक्रिय भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन उनके अनुसार कौन अच्छा से अच्छा व्यक्ति इस देश को सही, जैसे अटल जी का सिलेक्शन था, वो एक दिन का सिलेक्शन नहीं था, है ना। जिसने जीवन के प्रारंभ से लेकर के इतने वर्षों तक जिस संघर्ष में जीवन गुजारा, उसके आधार पर, उसमें भी हमने अंतिम समय में जाकर के उनके आधार पर चुनाव लड़ा। बाकी तो बहुमत आने के आधार पर हमने उनको अपने स्थान पर दिया, हमने कोई उनको घोषित करके तो नहीं लड़ा था। लेकिन ये जो परिपाटी है गलत पड़ गई है कि घोषित करके लड़ना, तो मैं सोचता हूँ उसमें व्यक्ति प्रमुख हो जाएगा, विचारधारा गौण हो जाएगी, जिसको मैं ठीक नहीं मानता। कटारिया साहब, बस एक आखिरी सवाल है मेरा। राजनीति में यदि कोई ऐसा अवसर मिलता है, पूरी तरह से आपको चांस मिलता है, तो ऐसी क्या इच्छा है आपकी जो समाज के लिए, देश के लिए करना चाहेंगे? तो मैं तो क्या है कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे आवश्यक है उसकी अच्छी एजुकेशन हो। उस एजुकेशन के लिए जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है उसको एजुकेशन के अच्छे से अच्छे अवसर मिले, ताकि वो नहीं तो 10 साल बाद उसका बच्चा कम से कम अच्छी दिशा में आ जाए। एक दूसरा, किसानों को उसकी मेहनत का मूल्य का मतलब, मैं ये समर्थन मूल्य के पक्ष में नहीं हूँ, मैं लाभकारी मूल्य मिले। दुनिया में ऐसा कौन आदमी जो बिना मुनाफे के व्यवसाय करता है? हर आदमी अपनी मेहनत का जो है मुनाफा जोड़ करके उसकी कीमत तय करता है। तो एकमात्र हिंदुस्तान का किसान, जिसको अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन वो भगवान भरोसे क्यों बिकता है? जब तक उसको अपनी मेहनत का दाम नहीं मिलेगा, देश में 60% लोग जिससे जिंदा रहते हैं उसकी गरीबी नहीं मिटेगी, उसको तवज्जो देना पड़ेगा। तो कटारिया साहब के साथ एक मुलाकात को अब देंगे हम यहीं पे विराम। आपने कटारिया साहब से बहुत सारे मुद्दे, जिन पे आपने उनके खुले विचार सुने। कटारिया साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो पधारे, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नमस्कार।